हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 6 है। अब यहाँ पर ये डीएनए है। डीएनए जिस तरीके का होता है उसी तरीके का एमआरएनए होता है और जैसा एमआरएनए उसी तरीके की प्रोटीन बनती है। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये अलग से पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो सेंट्रल डोग्मा है डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, और फाइनली प्रोटीन आपकी बिल्डअप हो जाती है। तो सेंट्रल डोग्मा है। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन क्रिक ने बताया दोनों जो एंड हैं, एक 3' है और दूसरा 5' है। 3' और 5' में अक्सर कन्फ्यूज़न बहुत होता है। अगर हम शुगर का जो स्ट्रक्चर है, शुगर की जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके की बना रहे हैं, शुगर की स्ट्रक्चर जो पेंटोज शुगर है हमारी डीऑक्सीराइबोज, वो अगर इस डायरेक्शन में है तो अगर ऊपर की तरफ O है तो ये 5' माना जाएगा और नीचे 3'। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रैंड को 5' मान रहे हैं तो इट मीन्स इसमें शुगर का मुंह जो है, O जो है फंक्शनल ग्रुप ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये थ्रेड 3' हो जाना है और जो दूसरा डैश है अपोजिट हो जाएगा 3' एंड 5'। एक तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शुगर की डायरेक्शन के हिसाब से होता है। एक थ्रेड में जो शुगर का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है तो 5' हो जाएगा। इधर है 5'। 5th कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की 1 2 3 4 और 5th कार्बन है, तो 5th कार्बन ऊपर की तरफ तो 5' मान लिया जाएगा, नीचे की तरफ तो 3' मान लिया जाएगा। ठीक, डीएनए के बाद बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, डीएनए प्रोटीन के साथ मिक्स रहता है। जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ मिक्स होता है। बीच में प्रोटीन का ऑक्टेमर है, बीच में प्रोटीन का ऑक्टेमर है और इसी ऑक्टेमर के ऊपर कॉइलिंग होती है किसकी? डीएनए के थ्रेड की। यहीं पर डीएनए का थ्रेड है जो इसके ऊपर कॉइल्ड होके लिपटा हुआ है। और जो कॉइलिंग ओपन ना हो इसलिए यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है। H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है और यहाँ पर ऑक्टेमर है, इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल हैं। ऑक्टेमर बोला गया हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल हैं। H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं इंटू 2, तो 8 मॉलिक्यूल्स हैं। और जो डीएनए का थ्रेड है ये अप्रॉक्सीमेट 200 बेस पेयर 200 बेस पेयर यहाँ पर होते हैं अगर हम बात करें तो इसकी। ठीक है, एक बार मीज़रमेंट्स और देख लेते हैं। डीएनए के मीज़रमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? तो जो मीज़रमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों थ्रेड्स के जो बीच का डिस्टेंस है यह है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच की बात करें, दिस डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.34 nm, नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर। और अगर 10 बेस पेयर या एक हेलिकल की बात करें, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक जो बेस पेयर का डिस्टेंस हो जाता है, ये डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। और अगर एक ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में टोटल जो बेस पेयर हैं 6.6 × 10⁹, अगर उसमें मल्टीप्लाई करें इस लेंथ की, नैनोमीटर की, तो फाइनली
2.2 मीटर लेंथ निकल के आती है एक सिंगल सेल के सारे न्यूक्लियोटाइड्स की। मीन्स जो टोटल पूरी सेल है उसके हर सेल के अंदर, हर डिप्लॉयड सेल के अंदर जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर जीन्स को हम एब्रीविएट करें तो अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो 2.2 मीटर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डीएनए को ही प्रूफ किया गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें आपको पता है कि ग्रिफिथ ने माइस चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जो चूहे हैं वो उनके अंदर हम अगर S3 या R2 जो डीएनए की स्ट्रेन हैं उनको एंटर कराते हैं तो जो S3 है वो R2 को मॉडिफाई कर देता है, क्योंकि S3 का सिर्फ डीएनए ही बचा है और वो डीएनए ही चेंज कर देता है R2 को, तो माइस किल हो जाता है। और उसके बाद हर्षिचेज़ ने भी प्रूफ करके बताया कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। बैक्टीरियोफेज के ऊपर वायरस के अंदर लेबलिंग करके ही उन्होंने डीएनए को उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी डाली थी। तो अगर डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी लगाई थी हर्षिचेज़ ने तो ही जाके क्या हुआ था, डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी शो हुई थी नेक्स्ट जनरेशन में। अगर प्रोटीन पर रेडियो एक्टिविटी लगा देते तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती थी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपका एक और टॉपिक जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का। जो डीएनए रेप्लिकेशन है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर अक्सर कन्फ्यूज़न होता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। 3' 5' किधर है, किधर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, किधर कंटिन्यूस मैनर में डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है। तो हम एक स्ट्रैंड डीएनए का यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड और यहाँ से कॉइलिंग ओपन हो रही है। ओपन होने के लिए जो यहाँ पर मेन एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, उन एंजाइम्स के नेम है, एक तो है आपका डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एक डीएनए पॉलीमरेज है, दूसरा लाइगेज है। और हेलिकेज एंजाइम also play important role because helicase unwind the DNA threads। तो DNA threads को दूर करने के लिए ये 3 एंजाइम्स हैं। कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए तीनों एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर को डीएनए की स्ट्रक्चर बना के भी हम इसको शो कर सकते हैं, एक सिंपल थ्रेड से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो जो न्यू थ्रेड्स बन रहे हैं, जो न्यू थ्रेड हैं, बस हमें सबसे पहले एक थ्रेड इस तरीके का कंटिन्यूस बना लेना है और इस कंटिन्यूस थ्रेड में हमें सिर्फ ये समझ लेना है कि जिधर क्लाइंब अप हो रहा है तो बेस मजबूत होता है, बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस जो है 5' बड़ा नंबर 5' सिर्फ ये लॉजिक के लिए हम, ताकि भूले ना, कन्फ्यूज़न ना हो। तो 5' बड़ा नंबर है, तो मान लिया हमने बड़ा नंबर है, 5' है नीचे। और सुपीरियर जो ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है वो लाइट है, ऊपर वीकनेस है, तो 3 नंबर, 3 नंबर छोटा इसलिए 3' मान लेते हैं। बस एक पता चलने के बाद सारे अपोजिट हो जाने हैं। 5' है तो इधर 3' हो जाएगा, ये 3' हो जाना है। 5' अगर ऐसे ही यहाँ पर इसका अपोजिट 3', ये 5' हो जाना है। और जो स्टूडेंट्स दूसरा जो थ्रेड है, क्योंकि ये ऑलवेज जो डीएनए पॉलीमरेज है एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, तो अब ये 3 to 5 स्ट्रैंड की तरफ ही वर्क करेगा। जितनी कॉइलिंग ओपन होती चली जाएगी, सपोज शुरू में इतनी कॉइलिंग ओपन हुई थी तो एक स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, फिर दूसरी कॉइलिंग बनी थी, दूसरा स्ट्रैंड बन गया, फिर इतना पीस हेलिकेज ने अनवाइंड किया था तो एक और पीस बन गया। तो इन फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी ने पहली बार डिस्कवर करा, तो इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोल देते हैं। तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा 5 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन। तो इसमें आई थिंक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अब। तो स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन की एक बार बात कर लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो मैसेंजर आरएनए से डीएनए किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक। तो ये बात करते हैं एक बार।
ये एक स्ट्रक्चरल जीन की यूनिट बना दी है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक, इस यूनिट को बनाने के बाद हम 3' 5' 5' 3' ये नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद शुरू में प्रमोटर, जो एक एरिया है स्पेशल जहाँ से मैसेंजर आरएनए की शुरुआत होती है, इस एरिया को प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर चलता है इस जो जिधर से मैसेंजर आरएनए बनना है उस स्टैंड को टेम्पलेट हमने कहा है। टेम्पलेट और एंटीसेंस कोडॉन, ठीक है, एंटीसेंस कोडॉन कहा है। और सामने वाला जो होगा टेम्पलेट के सामने क्या होगा, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग सेंस होगा। और इसी एरिया को हम स्ट्रक्चरल जीन भी कहेंगे। यही एरिया क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन भी यही है, क्योंकि यहीं पर क्या है, जिस तरीके की कोडिंग होगी उसका ही अपोजिट मैसेंजर आरएनए बनेगा। हमने इसको एंटीसेंस क्यों कहा है, क्योंकि सपोज यहाँ पर ए टी सी जी ए इस तरीके का कोडॉन है, तो एंटी जो अपोजिट बनेगा, एडेनिन की जगह मैसेंजर आरएनए में क्या बन जाएगा, यूरेसिल, क्योंकि एडेनिन की जगह थाइमिन, एडेनिन का अपोजिट थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए के केस में यूरेसिल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थाइमिन के अपोजिट वहाँ पर एडेनिन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल जीन, इसमें लेबलिंग के लिए कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको अच्छे से कर देना है। कोडिंग या सेंस को जीन कह देते हैं इसको, ये टेम्पलेट है और ये एंटीसेंस स्ट्रक्चरल जीन है। और फाइनली जो यहाँ पर बनने वाला है वो होगा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हम इसको बोल देंगे, मीन्स जहाँ पर एंडिंग होनी है मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन की, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसमें स्टूडेंट्स हमें बस ये याद रखना है कि आगे जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए जो बनेगा उसमें भी जो है स्प्लाइसिंग होती है।